Okay, so good morning students, and now in this video we shall continue our chapter that is going on in our revision video, that is chapter number 1, resources and development. Okay, in the previous video we had discussed about the resource planning in India, and also we have discussed about Agenda 21 and Earth Summit and all these things. Okay, now in this video we shall continue our topic, and please take out page number 4 in your textbooks. Okay, we shall continue our chapter resources and development in this revision video. Okay, now beta dekho, today we will discuss that not only the availability of resources is enough. Yes, but also the supporting technical know-how and institutions are also required. ठीक है, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हालांकि ये टॉपिक आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, इसको फिर से डिस्कस करते हैं। प्लीज़ राइट दिस स्टेटमेंट, ठीक है, इसको स्टेटमेंट बना लो, मेक इट द स्टेटमेंट। नॉट ओनली द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज इनफ, बट ऑल्सो द सपोर्टिंग टेक्निकल नो हाउ एंड इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। प्लीज़ मेक इट अ स्टेटमेंट, या फिर इसको साथ में लिखो, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन डिटेल। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन डिटेल, ठीक है। अब हम इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। देखो यार, बिल्कुल सही बात है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई रिसोर्स हमें मिलता है ना, तो अगर उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है और हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं है ना, तो वो रिसोर्स बन ही नहीं सकता। सिर्फ अवेलेबिलिटी होना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ ये दोनों चीज़ों का होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ है पर ये नहीं है, तो फिर ये चीज़ कभी भी नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ तब तक रिसोर्स नहीं बन सकती जब तक कि ये तीनों चीज़ें अवेलेबल ना हो। किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनने के लिए इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अवेलेबिलिटी है तो और हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तभी तो हम उसको यूटिलाइजेशन करेंगे। और ये टेक्नोलॉजी को डेवलप कहाँ करेंगे, और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए और साथ साथ उन सब चीज़ों का, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तभी ये रिसोर्सेज का फुली यूज़ हो पाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट टू से दैट नॉट ओनली द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज इनफ, बट ऑल्सो द सपोर्टिंग टेक्निकल नो हाउ एंड इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो इक्वली रिक्वायर्ड। ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना वो, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट द रिच रिसोर्सेज इन द कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन। अब देखो ना, दुनिया भर में बेटा बहुत सारी जगह हैं, इवन इंडिया में भी बहुत सारी जगह है, जैसे कई जगह पर रिसोर्सेज हैं, कहीं पर नहीं है। अब हमारे यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में कई तरह के मिनरल्स मिलते हैं, कोल मिलता है वहाँ पर, आयरन और निकलता है, कॉपर निकलता है, मैंगनीज निकलता है, बॉक्साइट निकलता है, कई सारी चीज़ें निकलती हैं। पर क्या पंजाब, हरियाणा, और उत्तर प्रदेश इधर भी ये निकलता है? नहीं, इधर नहीं निकलता, बिकॉज यहाँ की ज़मीन और तरह की, ठीक है ना, यहाँ का क्लाइमेट और तरह का, यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस और तरह की। So that's why these type of geographical conditions and climatic conditions did not support the formation of minerals in the past thousands of years. But the physical conditions, the geographical conditions that are available in the Chota Nagpur plateau were enough for the development of the natural resources. तो इसी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे natural resources develop हो गए in the past millions of years, ठीक है ना। तो इसीलिए हर जगह एक जैसी नहीं होती और हर जगह पर अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज को ये भी ज़रूरी नहीं है। इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में रिसोर्सेज हैं और बहुत सारे हिस्सों में रिसोर्सेज नहीं भी हैं। यही चीज़ दुनिया भर पे लागू होती है। दुनिया में एक तरफ गल्फ़ कंट्रीज़ जो अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ वो वाले देश भी हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान, ठीक है, कुवैत, इराक, सीरिया। अब इन कंट्रीज़ में कितना सारा ऑयल है, कितना सारा पेट्रोलियम है, पर क्या दुनिया भर के बाकी सारे देशों के पास उतना ही पेट्रोलियम है जितना कि गल्फ़ कंट्रीज़ के पास है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस है, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है,
जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, फिजियोग्राफिक कंडीशंस हैं, इन सब कंडीशंस ने पिछले मिलियंस ऑफ ईयर्स में काफ़ी सारा वहाँ पर ऑयल फॉर्मेशन होने में काफ़ी मदद की, ठीक है ना, काफ़ी मदद की, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे ऑयल की फॉर्मेशन हो गई। पर इंडिया जैसे कंट्रीज़ में ऐसी सिचुएशन नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर ऑयल फॉर्मेशन नहीं हो सका। तो इसीलिए दुनिया भर में हर जगह, सभी जगह अलग अलग तरह की है, और इसी वजह से कई जगहों पर, दुनिया के कई हिस्सों में रिसोर्सेज हैं, कहीं पर नहीं है। और अगर रिसोर्सेज हैं तो कहीं पर किसी तरह के रिसोर्सेज हैं, कहीं पर किसी तरह के रिसोर्सेज। इंडिया में कोल काफ़ी अच्छा मिलता है, काफ़ी अच्छा कोल है, ठीक है, हमारे यहाँ पे इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल। लेकिन सऊदी अरेबिया इज़ नॉट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल। वहाँ पर कोल ना के बराबर। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। लेकिन इंडिया में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस ने पिछले मिलियंस ऑफ ईयर्स में कोल फॉर्मेशन बनने में मदद की। जबकि सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक जैसे कंट्रीज जो हैं, यहाँ के एरियाज़ की जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, उन्होंने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनने में मदद की। तो इसीलिए दुनिया भर में अलग अलग जगह हैं और अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, इसीलिए सभी जगह पर अलग अलग रिसोर्सेज हैं। अगर गल्फ कंट्रीज़ में कोई और तरह का रिसोर्स मिलता है, इंडिया में कहीं और तरह का मिलता है। दुनिया में कई ऐसी जगह भी हैं, सहारा डेजर्ट जैसी, जहाँ पर कोई ऑयल है ही नहीं, ठीक है ना कोल है ना पेट्रोलियम, ऐसी जगह भी हैं। तो इसीलिए हर जगह पर अलग अलग तरह की फिजियोग्राफिक कंडीशंस है, अलग अलग तरह की जोग्राफिकल कंडीशंस है, इसीलिए कहीं पर रिसोर्सेज हैं, कहीं पर नहीं है। और जहाँ पर रिसोर्सेज हैं वहाँ पर भी कहीं पर किस तरह का रिसोर्स है, कहीं पर किसी तरह का रिसोर्स। इज दैट क्लियर बेटा? ये इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें बताया हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन जो है, इसने हमारे यहाँ पर कई सारे फॉरेन कंट्रीज़ को भी आने में मतलब कि फोर्स किया। अब जो फॉरेन कंट्रीज़ में या इंडिया में जिन्होंने आकर इंडिया को गुलाम बनाया, अपना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड जैसे ये देशों ने, तो ये यहाँ पर क्या आए थे, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने आए थे। शुरुआत में वो हमें गुलाम नहीं बनाने आए थे, शुरुआत में वो सिर्फ हमसे व्यापार करना चाहते थे, ट्रेडिंग करना चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने हमको गुलाम भी बना लिया, लेकिन गुलाम बनाकर क्या किया उन्होंने, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है ना। तो रीज़न उनका एक ही था कि हम इंडिया जैसे कंट्रीज़ को, वीक नेशंस को गुलाम बनाकर इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके। आपने 9th क्लास में फॉरेस्ट सोसाइटी वाला चैप्टर भी पढ़ा था, उसमें भी आपने देखा था कि अल्टीमेट टारगेट उनका क्या था, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, चाहे वो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, हर सभी तरह के रिसोर्सेज को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। चाहे हमारे ओशन बेस्ड रिसोर्सेज हैं, उनको भी उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। तो सभी तरह के रिसोर्सेज को हमारे एक्सप्लॉइट किया। तो रीज़न एक ही था कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। अब उन्होंने क्यों किया ऐसा? क्योंकि देखो ना, उनके पास पता क्या था, उनके पास ये नहीं था, उनके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं थी, पर उनके पास दो चीज़ें थी, उनके पास ये था और उनके पास ये था। उनके पास ये नहीं था अवेलेबिलिटी, मतलब कि उनके खुद के कंट्री में ना कोल है, ना पेट्रोलियम है, ना नेचुरल गैस है, यहाँ तक कि फॉरेस्ट भी ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए उनके खुद के कंट्री में ना अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो अगर अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए उन्होंने अपनी ताकत के दम पर, अपनी मिलिट्री पावर के दम पर, अपने पैसे के दम पर इंडिया जैसे कंट्रीज़, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज़, थाईलैंड जैसे, वियतनाम जैसे कंट्रीज़ को गुलाम बनाया, ठीक है, और गुलाम बनाकर उन कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। तो और उनके पास ये तो पहले से था, टेक्नोलॉजी भी थी, इंस्टीट्यूशन भी थे, बस उनके पास ये नहीं था। ये उन्होंने कैसे हासिल किया? ये उन्होंने इंडिया जैसे और कई वीक नेशंस को गुलाम बनाकर ये भी हासिल कर ली। तो इंग्लैंड और फ्रांस जैसे जो पावरफुल कंट्रीज हैं, उनके पास फिर ये तीनों चीज़ें हो गई, अवेलेबिलिटी भी हो गई, टेक्नोलॉजी भी हो गई, इंस्टीट्यूशन भी हो गई। तो इसीलिए उनके पास ढेर सारे रिसोर्सेज भी हो गए, जिसको उन्होंने अच्छी तरह एक्सप्लॉइट किया, और वो लोग एक डेवलपिंग कंट्री से बहुत बड़े डेवलप्ड कंट्रीज और पावरफुल कंट्रीज बन गए। समझ लगे ना? उनके पास ये नहीं था, उनके नेचर में, उनके एनवायरनमेंट में ये चीज़ नहीं थी, पर वो उनके पास ये और ये था। पहले तो उनके पास पैसा था, जिसके पैसे के दम पर उन्होंने ये भी बनाया, उन्होंने ये भी बनाया, बस उसके बाद उन्होंने इंडिया जैसे कंट्रीज़ को जीत कर ये भी ले लिया, ये भी हासिल कर लिया, ठीक है। थोड़ी वो प्लेन निकल रहा था ऊपर से, ठीक है। तो इंडिया से कंट्रीज़ को गुलाम बना के उन्होंने ये भी हासिल कर लिया। तो इस तरह से उनके पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जिससे क्या हुआ, उनको इसकी कोई कमी नहीं रही, ये बहुत ज़्यादा हो गया उनके पास। और इसको बेच कर पूरी दुनिया में बेच कर सेल कर करके उन्होंने और ज़्यादा पैसा कमाया, और दे बिकेम मोर एंड मोर पावरफुल कंट्रीज, ठीक है बेटा। ये इसमें समझा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। What is meant by the term conservation of resources? ठीक है, ये आपने पहले भी लिखा होगा, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो। What is meant by the term conservation of resources? Why? अरे यार, एक मिनट रुको, प्लेन निकल रहा है ऊपर से, रुको एक मिनट। चलो, ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन लिखा आपने, What is meant by the term conservation of resources? Next, why it is necessary? Why it is necessary?
ठीक है, वाई इट इज़ नेसेसरी। साथ ही व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीनों क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। What is meant by the term conservation of resources? Why is it necessary? What are the steps being taken by the government for the conservation of resources? चलो ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको पता ही है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? टू कंजर्व द रिसोर्स, मतलब कि टू यूज द रिसोर्सेज, टू मेक द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ प्लान्ड मैनर, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, ये अपन लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का? टू मेक द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ planned manner so that these can last for a longer duration, full stop. Along also the protection of environment, should go on side by side. This will lead to sustainable development. Full stop. ठीक है ना? दिस इज योर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है क्या? कि हम लोग रिसोर्सेज को प्लानिंग करके यूज़ करें, उनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ना करें, अंधाधुंध पागलों की तरह यूज़ ना करें उनको हम लोग प्लानिंग करके यूज़ करें, टू यूज़ द रिसोर्सेज इन अ प्लान्ड मैनर सो दैट दीज कैन लास्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, जब लंबे समय तक चलते रहे। साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट की भी प्रोटेक्शन होती रहे। ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी होती रहे साथ साथ। और अगर ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो फिर आपको लास्ट में उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये ठीक है ना? आपको मतलब कि अगर हम ये चाहते हैं तो हमें ये 2 काम करने पड़े। ठीक है ना? आप चाहते हो कि आपकी कंट्री की डेवलपमेंट सस्टेन रहे, आपकी कंट्री की डेवलपमेंट बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहे, या हमेशा अगर चलती रहे डेवलपमेंट, तो आपको ये दोनों काम साइड बाय साइड करने ही पड़ेंगे। अगर दोनों में से एक काम करोगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा। आपको दोनों काम करने पड़े। आपको अपने प्लानिंग के साथ रिसोर्सेज भी यूज़ करने पड़ेंगे, साथ साथ आपको अपने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी करनी पड़ेगी, तभी आपके कंट्री की डेवलपमेंट सस्टेनेबल रहेगी, लंबे समय तक कंटिन्यू रहेगी। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन लिख लो। हाउ कैन यू से दैट the resource planning and environmental protection can lead to the sustainable development? Explain in detail 5 marks क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो ठीक है जी, आगे बेटा है महात्मा गांधी के थोड़ा सा टॉपिक आ रहा है। कहते हैं महात्मा गांधी ने बड़ी अच्छी बात की थी, अंडरलाइन प्लीज। गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न। उन्होंने देखो कितनी अच्छी बात की, अंडरलाइन द लाइन, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। कहते हैं महात्मा गांधी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि दुनिया भर का मतलब कि इस नेचर में, इस एनवायरनमेंट में सारे लोगों का की नीड को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, पर किसी एक आदमी की भी ग्रीड को पूरा करने के लिए कुछ नहीं है। देखो ना, अंडरलाइन कर लो, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नथिंग फॉर एनीबडीज ग्रीड। लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सब कुछ है हमारे पास, हमारी दुनिया में,
में, हमारे एनवायरनमेंट में, पर किसी एक आदमी की भी लालच को पूरा करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि लालच कभी खत्म नहीं होता, ठीक है ना, ये बढ़ता जाता है। तो दैट्स वाई गांधी जी ने बिल्कुल सही बात की। तो अब वो कहते हैं ऐसा क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर रिसोर्सेज को हम लोग 3 तरीकों से यूज़ करेंगे, तो सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करेंगे, तो उससे होगा क्या कि रिसोर्सेज कुछ हाथों में एक्यूमुलेट नहीं होंगे, और अगर कुछ हाथों में एक्यूमुलेट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, सारे लोग बराबरी से उनको यूज़ कर पाएंगे, और जिससे कि सभी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट जो है प्रॉपरली चलती रहेगी, ठीक है जी। और उसके अलावा उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही थी, आप देख सकते हो राइट साइड पर, उन्होंने कहा था ये, अच्छा ये लाइन को अंडरलाइन कर लो बेटा, सबसे लास्ट लाइन है, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। ये अंडरलाइन कर लो, स्टेटमेंट बना लो। गांधी ही की जगह कर लो गांधी जी वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन डिटेल। सबसे लास्ट लाइन है, अंडरलाइन प्लीज, ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूँ। चलो देखो, गांधी जो थी ना वो इसके फेवर में थी। गांधी जी इसके फेवर में थे, प्रोडक्शन बाय द मासेस, वो ये करना चाहते थे, इसके फेवर में थे और इसके अगेंस्ट थे, मास प्रोडक्शन, इसके अगेंस्ट ये नहीं करना चाहते। वो चाहते थे कि ये हो और ये ना हो। अब इसका मतलब क्या है मास प्रोडक्शन का मतलब कि मशीनों के जरिए विद द हेल्प ऑफ मशीन्स बहुत सारा सामान एक साथ प्रोड्यूस करना शुरू कर दो। अब ये क्या है मास प्रोडक्शन। पर गांधी जी कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, बल्कि मासेस मतलब पीपल भी, ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा लोगों के द्वारा होनी चाहिए, ना कि मशीनों के द्वारा भी। आप लोग ना मशीनों की तरफ, अब एक मशीन जो है वो मान लो 100 लोगों का काम कर देती है, तो मतलब कि एक मशीन ने 100 लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया। तो जितना ज़्यादा आप मास प्रोडक्शन करोगे, मतलब कि दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोडक्शन बाय द मशीन्स। अब गांधी जी इसके अगेंस्ट थे। गांधी जी कहते हैं अब जितना मशीनों से प्रोडक्शन करोगे ना, उतना ही लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके लोग, देश के ज़्यादातर लोगों को जॉब्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉवर्टी रिडक्शन हो, तो आपको ये काम करना चाहिए, प्रोडक्शन बाय द मासेस, भी लोग खुद अपने हाथों से चीज़ों को बनाएं। उससे क्या होगा, ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी, ज़्यादा लोग मतलब काम कर पाएंगे, ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उतना ही पॉवर्टी रिडक्शन होगा। लेकिन अगर आप लोग ढेर सारी मशीनें लगा लोगे, मतलब कि आप मास प्रोडक्शन करोगे विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पर आपके उतने सारे जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक मशीन 100 लोगों का काम कर लेगी, तो मतलब 100 लोग बेरोजगार होगा, ठीक है ना। वैसे हज़ारों लाखों मशीनें आप लगा लो तो आपके कितने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसीलिए महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड ही वॉज इन द फेवर ऑफ प्रोडक्शन बाय द मासेस, ठीक है। मतलब कि ही वॉज अगेंस्ट द प्रोडक्शन बाय द मशीन्स एंड ही वॉज इन द फेवर ऑफ प्रोडक्शन बाय द मासेस। क्लियर? ये जैसे कि महात्मा गांधी की आगे बुक का नाम लिखा हुआ है, मतलब उनकी लाइफ पर एक बड़ी अच्छी बुक लिखी है, ये लिखी है आपकी स्कूमाकर ने अपनी एक बुक लिखी है गांधी जी की फिलॉसफी पर से प्रभावित होकर, नाम लिखा है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। अंडरलाइन द नेम प्लीज, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है ना। कम ज़्यादा बढ़िया है, कम सुंदर है, मतलब का कि आप लोग भले ही लोगों से, अगर लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भले ही प्रोडक्शन कम होगी, यहाँ पर प्रोडक्शन भले ही कम होगी पर ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। यहाँ पर प्रोडक्शन भले ही बहुत ज़्यादा होगी पर ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो अपने लोगों को अनएम्प्लॉयड रखने से अच्छा है कि आप लोग कम प्रोडक्शन कर लो पर अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स दो। जिससे क्या होगा, आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, आपकी कंट्री में पॉवर्टी रिडक्शन होगा अगर आप ये काम करो, ठीक है ना। प्रोडक्शन आपकी कंट्री में, चीज़ों की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है, कुछ चीज़ें कम बना पाओगे आप, पर आपके ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। यहाँ पर चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बना लोगे आप, प्रोडक्शन तो मास प्रोडक्शन कर लोगे, ठीक है, बहुत प्रोडक्शन कर लोगे, पर आपके कितने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि सारा काम तो मशीनें ही कर देंगे। तो इसीलिए उनकी लाइफ से ये पर प्रभावित होकर ये बुक लिखी है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, कि कम में ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो उसमें भी इसको सपोर्ट किया गया, प्रोडक्शन बाय द मासेस एंड मास प्रोडक्शन को मना किया गया, ठीक है। ऐसी एक और भी बुक लिखी है, ये लिखी है आपके
नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इसमें नाम, बुक का नाम लिखा हुआ है, राइटर का नाम नहीं लिखा, नाम लिखा है अवर कॉमन फ्यूचर, ये भी टिक कर लो। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि अगर हमें अपनी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल करना है तो हमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी करनी होगी, साथ साथ रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन भी करनी होगी, और वो हम तभी कर सकते हैं जब प्रोडक्शन बाय द मासेज हो। अगर मास प्रोडक्शन करते रहेंगे, ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स करते रहेंगे, मशीनों से प्रोडक्शन करते रहेंगे, उससे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज बहुत जल्दी खत्म होते जाएंगे, जिससे कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं रह पाएगी और बहुत जल्दी सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर जो है वो ब्राइट रहे, सस्टेनेबल रहे डेवलपमेंट, तो हमें ये काम करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ करनी चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन तो स्लोली होगी, हम लोग प्रोडक्शन तो थोड़ी कम कर पाएंगे, पर हमारे दो फायदे होंगे। एक तो हमारे रिसोर्सेज लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहेंगे, दूसरा हमारे लोगों को जॉब्स मिलेगी, हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका उल्टा होगा, यहाँ पर हमारी जॉब भी कम क्रिएट होंगी, प्लस साथ साथ हमारे रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा जल्दी खत्म होते जाएंगे, क्योंकि मशीनें तो लाखों करोड़ों टन सामान एक साथ ही पैदा कर देंगे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, जिससे कि हमारे डेवलपमेंट ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इन सब बुक्स में भी मास प्रोडक्शन को मना किया गया और प्रोडक्शन बाय द मासेस को सपोर्ट किया गया, ठीक है बेटा। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको जो लैंड रिसोर्सेज है, ये हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। दिस वाज आवर टुडेज रिवीजन वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट लैंड रिसोर्सेज, ठीक है बेटा। सो थैंक यू। सो टुडेज वीडियो इज कंप्लीट, थैंक यू सो मच। और स्टिल यू हैव एनी डाउट्स इन द टॉपिक्स, ठीक है, तो यू कैन सेंड मी योर डाउट्स, योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। और कमेंट सेक्शन में भेजा करो डाउट्स को, प्लीज़, नॉट ऑन माई पर्सनल नंबर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भेजा करो ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बेटा, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।